बिसार शर्मा, तो बिहार चुनावों में तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। दोस्तों, यही वजह है कि चुनावों को लेकर मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है कि बेशक आप सभी विधानसभा सीटों में घूम लें और वहां पर हर विधानसभा सीटों में 50-50 लोगों से भी बात कर लेना, तब भी आप सभी लोगों से बात थोड़ी ना कर सकते हैं। बिहार में करीब 4 करोड़ वोटर्स थे, 4 करोड़ से ऊपर वोटर्स थे। अब लोगों की नब्ज जानने के लिए आपको कम से कम उन लोगों से तो बात करनी होगी। और यही नहीं, जरूरी नहीं कि जो शख्स आपको अपनी राय बतला रहा हो उसने वोट भी बिल्कुल इसी हिसाब से दिया हो। खैर, आज मैं बिहार चुनावों की आपसे बात करने जा रहा हूं, और यह बात जो मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं कि तेजस्वी यादव बेशक हार गए हो, मगर हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और तेजस्वी यादव, मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई है, अपने वन मैन शो के चलते तेजस्वी यादव ने साबित किया है, विपक्ष को बताया है कि चुनाव कैसे लड़े जा सकते हैं। आज मैं आपको यह बतलाऊंगा कि महागठबंधन क्यों हारा, मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि आखिर एनडीए कैसे जीता। ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, मगर उससे पहले एक बहुत ही चिंताजनक खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं। और यह अजीब और गरीब इत्तेफाक है कि बिहार में चुनाव जीतने के बाद ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह आदेश पारित किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस आदेश के मुताबिक ऑनलाइन मीडिया और जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, मसलन नेटफ्लिक्स, अमेज़न, अब ये सब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते हैं। आपको याद होगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था तो गोदी मीडिया के बारे में इस सरकार का यह कहना था कि वो बहुत ही जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे थे, जबकि आप बखूबी जानते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के मामले में लताड़ लगाई थी गोदी मीडिया को और मुख्य धारा की मीडिया को। और उस वक्त सरकार ने यह भी कहा था कि सही मायनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को काबू में लाने की जरूरत है, यानी कि मसलन मैं जिस मंच से आप तक विचार पहुंचा रहा हूं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काबू पाने की जरूरत है। अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि बिहार में चुनाव जीतने के अगले ही दिन सरकार यह पारित कर देती है, क्योंकि अब तक हो क्या रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही इस सरकार से सवाल किए जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही एकमात्र ऐसी जगह बचे हैं जहां आम इंसान की आवाज उठती है। अब इस आदेश के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों या नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स, सभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। यह सरकार बतलाने का क्या प्रयास कर रही है? एक तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से अपनी ताकत क्यों दिखलाने की जरूरत पड़ती है। खैर, इत्तेफाक ही होगा कि बिहार चुनावों के अगले दिन इन्होंने इस आदेश को पारित कर दिया। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर इन चुनावों में क्या फैक्टर्स रहे, कौन हारा, किस लिए हारा, और कौन जीता और किस लिए जीता। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह चेहरा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने सही मायने में पूरे विपक्ष को यह जतला दिया है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कई ऐसी चीजें की जो कि सबक हो सकता है विपक्ष के लिए, खासकर जब वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लें। वो भारतीय जनता पार्टी जो पैसे से लबरेज है, जिसके पास मुख्य धारा की मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा उसकी जेब में है। और यही नहीं, उसके साथ तमाम संस्थाएं हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम संस्थाएं उनके साथ हैं। और यकीन मानिए, उनसे लड़ना आसान नहीं है। बीजेपी की जेबें जो हैं वो इतनी डीप हैं, इतनी गहरी हैं उनकी जेबें कि उनके साथ आप मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने एक साफ सुथरा चुनाव लड़के और उन पर निजी हमले हुए। वो निजी हमले नीतीश कुमार ने भी किए, वो निजी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, मगर इस शख्स ने अपना आपा नहीं खुआ। और इस लिहाज से मैंने मैदान में एक निहायत ही परिपक्व राजनेता को देखा, और इस लिहाज से मुझे लगता है वो सही मायने में मैन ऑफ द मैच साबित हुए। मगर आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपके सामने और भी मुद्दे रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी।
इस वक्त तमाम मीडिया में यह बात हो रही है कि अगर महागठबंधन हारा है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 19 सीटें ही जीत पाई, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट इतना बदतर है कि हम क्या बतलाएं। लोग अभी से कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देने की क्या जरूरत थी। तो कांग्रेस का यह कहना है इसके जवाब में कि भाई जिन 70 सीटों पर हम लड़े थे, क्या आप जानते हैं कि इन 70 सीटों पर जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ लड़े हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा होता है। यानी कि इससे पहले भी जब जब बीजेपी और नीतीश साथ आए हैं तो इन 70 सीटों पर इन्होंने 95% सीटें जीती हैं। मगर मैं कांग्रेस से कुछ और कहना चाहता हूं कि आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। मध्य प्रदेश में पहली बात तो आपने जिस तरह से सरकार हाथ से जाने दी, वही अपने आप में अक्षम्य है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद 28 सीटों पे चुनाव हुए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। आपने पूरा एक अभियान चलाया, गद्दार गद्दार गद्दार, मगर मुझे खबरें मिल रही थीं कि संगठन को जिस तरह से कार्रवाई मध्य प्रदेश में करनी चाहिए नहीं की। गुजरात में क्या हुआ मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में भी जो बाय इलेक्शंस हुए उसमें आप कई जगहों पर तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं। कर्नाटक में भी यही हाल आपका। तो यह जतला रहा है कि कांग्रेस ढलान पर है और बुरी तरह से ढलान पर है। यकीनन यह शख्स राहुल गांधी राष्ट्रीय तौर पर, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, देश का आर्थिक संकट हो, यह हमें चेतावनी दे रहे हैं। मगर एक फिलॉसफर, एक एकेडमिक बनने के बावजूद आपको राजनेता बनना पड़ेगा और आपको सही मायनों में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना पड़ेगा।